सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस तरह धमकियां देकर और डरा धमका कर ये ख्याल करना कि हमारा ये सैलाब थम जाएगा, ये तूफान रुक जाएगा, इंशाअल्लाह रुकेगा नहीं इन चीजों से। शहीद की ख्वाब थी आपके लिए, मैंने वो ख्वाब पूरा करना है। सिग्नल बंद होने से आवाज बंद नहीं होती कभी, हर जलसा मुनफरिद है। आप सिलेक्टेड थे, आप सिलेक्टेड हैं। ये जाली हुक्मरान है, ये नालायक है। एनआरओ तो अब इमरान खान को जरूरत है, एनआरओ की और किसी को जरूरत नहीं। मेरी कब्र भी खोद देना तो मैं तब भी, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं कभी इनको माफ नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और कोयटा में आज पीडीएम का तीसरा जलसा भी हो चुका है और इस जलसे के हवाले से बहुत सारे सवालात और खदशात थे। सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थी, नेक्टा की जानिब से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था। फिर बलूचिस्तान हुकूमत ने अपोजिशन के इत्तेहाद पीडीएम से दरख्वास्त की थी कि इस जलसे में कुछ ताख़ीर कर ली जाए, इसको मौखर कर दिया जाए, लेकिन पीडीएम इस पर मानी नहीं और आज ये जलसा हुआ। गो के कोयटा में एक अफसोसनाक वाक़या हज़ारगंजी में पेश भी आया, वहाँ पर धमाका हुआ और उसमें कुछ कीमती जानों का भी नुकसान हुआ, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए, लेकिन वो मकाम इस जलसे के मकाम यानी अयूब फुटबॉल स्टेडियम से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसका कोई ख़ास असर इस जलसे के ऊपर नहीं पड़ा और बखैर आफियत ये तमाम जलसा मुनक्किद हो गया। अपोजिशन की जो तहरीक थी उसका पहला मरहला जलसों पर मुश्तमिल था, जिसके 3 बड़े जलसे गुजरावाला, कराची और अब कोयटा में मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 3 जलसे अभी मुल्तान, लाहौर और पेशावर में होना बाकी हैं। तो इन 3 जलसों के बाद खुद पीडीएम अपने आप को इस तहरीक में कहाँ देख रही है, कितना कामयाब साबित होता देख रही है और हुकूमत का अब इन 3 जलसों के बाद क्या मौक़िफ़ है, कितनी कामयाबी से पीडीएम की ये तहरीक बढ़ रही है। चूँकि इसमें जो जलसों में बयानिया तकारीर में सामने आता है वो इंतहाई जारहाना होता है। ख़ासतौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ जो तकरीर करते हैं वो टीवी पर तो नशर नहीं होती, लेकिन उनकी उस तकरीर का बयानिया बहुत ज़्यादा जारहाना और कई रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बराह रास्त उनको हिट करता हुआ भी होता है। जो दीगर रहनुमा खिताबात करते हैं उनमें भी कुछ ऐसे ही बयानी की झलक कभी दिखाई देती है, कभी नहीं। आज कोयटा में जब जलसा हुआ बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया। चूँकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में वो मौजूद हैं, जहाँ अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम वो चला रहे हैं और एक लंबा उनका वहाँ का दौरा है, इसलिए उन्होंने आज खिताब नहीं किया। लेकिन मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून की नायब सदर वहाँ मौजूद थी और उन्हीं की क़यादत में नून लीग का डेलीगेशन वहाँ मौजूद था, जिन्होंने वहाँ पर खिताब किया। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। सेनेटर जाहिद खान साहब अवामी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगाई साहब बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। असद खरल साहब चीफ न्यूज़ एनालिस्ट हैं, बोल न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अपने पैनल से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जाहिद खान साहब, अब ये 3 जलसे हो चुके हैं। जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है बोल न्यूज़ के। तो जाहिद खान साहब, अब ये 3 जलसे आपके हो चुके, 3 जलसे अभी बाकी हैं। अब इन 3 जलसों के बाद एक लंबा गैप भी आ रहा है, क्या ये रेस्ट के लिए आपने वक्त लिया है इतना लंबा? आज के बाद अब आपका जो अगला जलसा होगा वो गालिबन 22 तारीख को होगा, तो ये 25-26 दिन बल्कि तकरीबन पूरा 1 महीना, इस दौरान फिर क्या करेंगे आप लोग? ये जो मोमेंटम आप लोगों ने बिल्ड किया था ये तो अब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नहीं, देखिए असल मसला यही है कि जो मोमेंटम जब चलते हैं, जब आवाम सड़कों पे आते हैं और अपोजिशन ऐलान करते हैं तो वो ख़त्म नहीं होती हैं। वक्फा तो हर एक उसमें होते हैं, जब भी तहरीक इस मुल्क के अंदर चली वो हर एक में वक्फा होता है और वक्फे का ये मतलब नहीं है कि घरों में जाके बैठ जाते हैं। सियासतदान अपने भी जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी भी जलसे जुलूस करते हैं। हमारा भी आज पेशावर में भी हुआ, आज आपने देखा कि बिलावल का गिलगित में भी हुआ। तो हर एक पार्टी अपनी अपनी वो एक्टिविटीज़ तो जारी रखी हुई है, लेकिन जो पीडीएम है उसका क्योंकि ऐलान हुआ है इन जलसों का, तो उसके लिए जाहिर है कि टाइम बीच में है। लेकिन इसका ये मकसद नहीं होता है कि क्योंकि एक सबसे जो बड़ी अहम बात है, 25 जुलाई 2018 के जो इलेक्शन हुआ था वो इलेक्शन बिल्कुल ऐसे डाली थी कि वो बिल्कुल सामने वाली बात थी, उसमें कोई चोरी चुपकी वाली बात ही नहीं थी। इस मुल्क के अंदर जब भी इंतखाब हुआ इस पर तो हमेशा के लिए उंगली उठी, लेकिन ये बिल्कुल अनहोनी सी बात थी कि रिजल्ट 5 बजे के बाद एजेंटों को बाहर निकाल देना, फिर अपनी मर्जी से रिजल्ट लेके आ जाना और किसको क्या काम करवाना। तो हमारे और मौलाना फजल रहमान की एएनपी के मौलाना फजल रहमान की तो एक मौक़िफ़ रहा था उस वक्त भी कि हमें असम्बली में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारी जो 2 बड़ी पार्टी से जो मेन है ने कहा था कि जी हम जाके पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में गया तो उसमें कमेटी भी बन गई, उस कमेटी का आपको भी पता है, मुझे भी, आज तक कोई मीटिंग ही नहीं हुई।
तो ये हुकूमत तो ऐसा ही है कि उनको तो पता ही है कि हम तो सेलेक्टर्स हैं और हमें किससे क्या मुज़ाकरात करनी, क्या बात करनी है, लिहाजा हमें ज़रूरत ही नहीं। लेकिन उसकी बदकिस्मती साथ ये हुई कि मुल्क का मईशत साथ बैठ गया और आज महंगाई उरूज पे है। अभी हमारे जलसों में ज़्यादा फौकियत तो इसकी मिली है, ये तो अपोजिशन ने अभी अच्छा किया कि अपोजिशन निकले। अगर अपोजिशन न निकलती तो आप मुझे बता दें, ये रोज़ जो एहतजाजें हो रही है, ये पार्लियामेंट के सामने हो रहे हैं, क्या वो भी पॉलिटिकल पार्टीज है या उन पर भी कोई चोरी का इल्ज़ाम है? ऐसा नहीं है, क्योंकि अवाम तंग है, अवाम की जिंदगियों में मुश्किलात है, महंगाई उरूज पे है, आप बेरोजगारी उरूज पे है। जो जिस मुल्क का मैशत बैठ जाए तो फिर वहाँ पे अनार की चीज पैदा होती है। तो इसलिए अपोजिशन का एक अच्छा रोल उन्हें प्ले किया कि वो आए। और अभी भी जो भी तहरीक जो चल रही है, जो शुरू हुई, इतना तवक्को शायद पीडीएम को भी नहीं था कि आवाम इसी तरह देखिए। सियासी वर्कर तो जलसे जुलूसों में जाते, लेकिन आम पब्लिक नहीं जाते। वोट का एक और मसला होता है, लेकिन जलसे जुलूसों में नहीं जाते। अभी आपने देखा ये तीनों जलसों में अभी तक जो लोग आए वो आम से लोग आए, जो मुश्किलात है जिनके लिए, जो तंग है, जो बेरोजगार है। मतलब आपके इस इत्तेहाद में तो 11 जमातें शामिल हैं। जिन ग्राउंड्स में आप जलसा कर रहे हैं वो ज़ाहिर है उनकी जो कैपेसिटी है वो भी 20, 25, 30 हज़ार की होती है, लेकिन 11 जमातों के लिए 20, 25 या 30 हज़ार लोग इकट्ठा करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। इसमें कैसे इतने यकीन से आप कह सकते हैं कि आम लोग भी इसमें आ रहे हैं? क्योंकि 11 जमातों के कारकुनान की भी तादाद इतनी हो सकती है जो उनके वोटर्स और सपोर्टर्स होते हैं। देखिए जी, हम लोग तो देखते हैं दूर से, लेकिन आपके अपने जो मीडिया के लोग हैं वो जाके लोगों से पूछते हैं, और वो जो मीडिया के थ्रू से हम सुनते हैं कि आम जो लोग कहते हैं कि जी हम इसलिए आए कि हमारे ये मुश्किलात है। बहुत सारे लोग इसमें यही होते हैं। अगर गुजरांवाला के जलसे में हमने देखा तो लोगों से जब पूछता रहा, आपके मीडिया के जो हमारे लोग दोस्त थे उन जब पूछते रहे तो उनको बताता। और अब अपनी मीडिया की अभी जो आपकी कैमरे वाले चलाने वाले जो पीछे आपका टीम बैठा हुआ है उनसे आप पूछे तो वो भी तंग होंगे, इसलिए कि वो जो मुश्किलात, यार 180 रुपए का टमाटर है किलो, अब मुझे बता दे प्याज आपके 80 रुपए, आलू 90 रुपए। तो जब ये महंगाई उरूज पे है तो उसके लिए तो जरूरत ही क्या है? वो सब लोग इसलिए तो निकल आएंगे ना, इसलिए तो लोग जा रहे हैं। शायद अगर ये ना होता, हुकूमत अगर इस पे काबू पा लेता तो फिर आपके पास से मैं होता कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर है वो सिर्फ आ जाते। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो और है, क्योंकि मैशत आपका बिल्कुल बैठ चुका है। आपके खारिज जो पॉलिसी नहीं है, आपके मुल्क के अंदर देखे आपके सारे जो वजीर है या वजीर आजम समेत वो एक ही बात करता है, चोर है मैं चोर को नहीं छोड़ूंगा, मैं डाके डाले हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा। भाई वो जो आवाम का मसाइल है उसके भी तो कुछ बोलो ना, उसको क्या करोगे? मैशियत को कैसे ठीक करोगे? महंगाई को कैसे रोकोगे? बेरोजगारी को कैसे खत्म करोगे? ये जो चलें, ये वो तमाम मसाइल हैं जिस पर आप कह रहे हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद बना, अपोजिशन अब बाहर निकली है। जाहिद साहब आपकी तरफ वापस आता हूं मैं। लगारी साहब, अब ये क्या वाकई ये सिर्फ इन 11 जमातों के कारकुनान निकल रहे हैं बाहर, या अवाम भी इस वक्त इनके जलसों में आ रही है, निकल रही है? अपोजिशन कामयाब हुई है आम आदमी को बाहर निकालने में? क्या ख्याल है आपका? इन 3 जलसों से तो यही लगा है कि अवाम जो है वो बड़े दर्द के साथ, बड़े जोश के साथ, कई चीज़ें हैं जो अवाम को यहाँ लाने पर मजबूर कर रही हैं। अगर इन्होंने एक भी वादा पूरा किया होता, अगर एक भी जो इन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, किसी एक ख्वाब को भी शर्मिंदा ताबीर किया होता तो लोग जो हैं इनके साथ खड़े होते। इनने तो सुनामी ला रहे थे, पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बना रहे थे, तब्दीली के गाने जो हैं वो, ये जो हमारे गवर्नर साहब हैं सिंध के, ये तब्दीली के गाने गाया करते थे। उस तब्दीली ने तो लोगों को निढाल कर दिया है, बेहाल कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। लोगों की ज़िंदगी के सारे जितनी आसाइशें थी वो ख़त्म कर दी हैं। लोग अब दवाएं ख़रीदने के काबिल नहीं है, लोग सब्ज़ी ख़रीदने के काबिल नहीं है, प्याज लेकर खाने के काबिल नहीं है। देहात में ये होता था, लोग कहते यार कुछ नहीं है, एक रोटी पका लेंगे, एक प्याज रख कर उसको खा लेंगे, हम इसी से अपना गुजारा कर लेंगे, 2 मिर्चें ले लेंगे हरी, उसकी वो भी नहीं ले सकते भाई। अब सूरत हाल ये हो गई है लोगों के पास, आप हिसाब लगाएं जिस तरह के आदाद शुमार पेश किए जा रहे थे, अगर इसी को सामने रखें तो एक आदमी जिसकी आमदनी 20,000 भी हो, अगरचे पाकिस्तान में तमाम लोगों की आमदनी इतनी नहीं है, अब बल्कि खानदानों की आमदनी, बेशतर खानदान ऐसे हैं, मैं कहता हूँ आधी आबादी पाकिस्तान की ऐसी है जिसके पास माहाना 20,000 आमदनी, 20,000 से कम आमदनी है। अब उस खानदान को जिसके बच्चे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, उनके वालिदैन भी हो सकते हैं, अब ऐसे आलम में इतने पैसों से इस घर को चला कर दिखाएं, रूखी रोटी भी नहीं खा सकते, रूखी रोटी।
ये हुआ है इस मुल्क की हाल जो इनके हाथ हुआ है, इसमें कौन सा हम IMF लगाई साहब अभी तो सिर्फ 2.25 साल इस हुकूमत को हुए हैं, उसमें भी ये 6-7 माह कोरोना के आ गए, उससे पहले का जो 1.5 साल कर्सा था सिर्फ वो हुकूमत को काम करने का मौका मिला। तो इनको स्टेबल होने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा वक्त तो ऑपोजिशन को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? 2.25 साल बाद इस तरह से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना ये मुनासिब है? नहीं देंगे, लेकिन मसला ये है कि करना क्या है। इन्होंने बेसिक चीज तो कर सकते थे कि महंगाई को कंट्रोल करते। महंगाई इन्होंने खुद की। वो कहते हैं माफिया कीमत बढ़ा देती है। माफिया उनके दाएं और बाएं बैठी हुई है, उसके आसपास बैठी हुई है, काबीना में बैठी होती है। माफिया में एक ऐसा आदमी आकर बैठता रहा है जो काबीना का वजीर नहीं था। माफिया में वो शख्स बैठता रहता जो किंग था चीनी की माफिया का, और जब चीनी का मेन बेनिफिशियरी था वो अचानक उठकर चला जाता है, उसको ये जाकर खुद खुदा हाफिज, अलविदा 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 करके भेज देते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी माफिया जो है वो तो चीनी की कीमत बढ़ा रही। यार आप कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? 53 रुपए पर आपको चीनी मिली थी जब यहाँ पर बिक रही थी, अब 110 और 115 तक चली गई है। आप लोगों को जीने का कोई स्पेस देंगे नहीं देंगे? वो आटा जो है इस वक्त 78 रुपए पर 72 रुपए पर चल रहा है, लोग कैसे खरीदेंगे? लोगों की आमदनियां कितनी हैं? लोग जिस घर के अंदर ये सूरत हाल हो कि उनके पास सिर्फ रोटी, खाली रोटी भी खाने के काबिल ना हो लोग, तो वो क्या करेंगे? लोग तो बाहर निकलेंगे। लोग अपने, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहा है ना, आपके पास जिंदगी उसे प्यारी होती है जिसको पता होता है कि मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। मेरा ये मकान है, मेरी ये गाड़ी है, मेरी ये बच्चे हैं, ये मेरी आसाइशात हैं, जिंदगी की ये सहूलतें हैं। वो लोग जिंदगी से बेजार हैं यार, उनको कुछ भी नहीं। वो अपने जब बच्चों को देखेंगे फटे पुराने कपड़ों में, जब बेटियों को देखेंगे कि उनके पाँव में जूता नहीं है, तो क्या सोचेंगे वो? ये जिंदगी से तो ठीक है। माशी हालत इन 2.25 सालों में इस दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो असद खरल साहब, 20 सितंबर को जब APC हुई थी, PDM बनाने का ऐलान हुआ, पूरा एलामिया जारी हुआ, कहा गया कि वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेंगे, पूरी तहरीक चलेगी। उसके बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि हुकूमत शायद कुछ ऐसे अमली इकदाम उठाएगी, महंगाई में कमी आएगी, वो जो चीनी माफिया है, आटा माफिया है, उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस 1 महीना 5 दिन में, 35 दिन में कहीं कोई ऐसी कार्रवाई देखने में नहीं आई। क्या हुकूमत इस तहरीक को सीरियस नहीं ले रही आपकी नज़र में? देखिए, जो कार्रवाई हुई है वो तो आनियाँ जानियाँ वो कह रहे हैं कि बस हमारी देखते जाएं। वज़ीर आज़म साहब ने जितने मामलात के अंदर नोटिस लिए, वो गंदम का बहरान हो, आटे की कीमतों की बात हो, शुगर की बहरान और उसकी कीमतों की बात हो, तो आपने देखा जिस तरह लुगारी साहब बात कर रहे थे, 53 रुपये से चीनी 110 और 15 में पहुंच गई। आटा 35 रुपये से जनाब 70 से छोड़ के, रोटी 6 से 8 रुपये की छोड़ के आगे उससे भी बढ़ गई, फिर वो भी नायाब है। घी की कीमतें, जिस तरह आलू प्याज टमाटर की बातें अगर करें तो जो 20 रुपये की चीज़ थी वो 150 रुपये पहुंची हुई है। टमाटर का ये सूरत हाल है, प्याज की यही सूरत हाल है। तो मामला ये है कि ये जो हुकूमत के दावे हैं, जिस तरह जिन दावों के ऊपर हुकूमत आई और उसके हुकूमत आने के बाद जो बुलंदोबांग दावे किए, अभी तक मेरा ख्याल है उसके ऊपर अमल दरामद की जो हमें चीज़ है कहीं नज़र नहीं आ रही। जो बात आपने की है कि अवाम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अवाम पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं। और उसके बाद जब अवाम ये देख रहे हैं, अब 3 इनके जलसे चुके हो चुके हैं, गुजरांवाला में, कराची में और क्वेटा में, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अपोजिशन की जमातें अवाम के जो दुख दर्द हैं उसकी बजाय वो अपने ज़ाती मफादात, कुछ और मामलात वो लेकर जो आ रही हैं, उस हवाले से अवाम अब यहाँ अपोजिशन से भी मायूस दिखाई देती है। आप देखें कि आज जिस तरह क्वेटा के जलसा में अब शाह अहमद नूरानी साहब मरूम जो है, उनको पूरी पाकिस्तानी कौम जो है बड़ी इज्जत की निगाह से देखती है, सियासी हवाले से, मजहबी हवाले से उनका बड़ा कद काट है। अब उनके साहबजादे की जानिब से वहाँ खड़े होकर आज़ाद बलूचिस्तान जो है उसका नारा लगाना, अब मुझे समझ नहीं आ रही इसमें कौन सा अवाम का मफाद है, मामला है। फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना कि आलमी इंसानी हकूक़ के इदारों, आओ पाकिस्तान के अंदर आके देखो यहाँ क्या वायलेशन हो रही हैं। फिर जब वो हिलरी क्लिंटन के हवाला दे रहे थे कि जनाब उनकी किताब में लिखा है कि डीप स्टेट मीन्स कि पाकिस्तान डीप स्टेट है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कुछ वाक़यात जो हो रहे हैं, जो इदारों के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, उसमें मैं समझता हूँ कुछ हद तक ये चीज़ें, ये इदारों के जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, मेरा ख्याल है इससे कोई इदारों का अच्छा परसेप्शन नहीं बन रहा और पाकिस्तान को या रियासत को इस चीज़ों से मफाद हासिल नहीं हो रहा। इस तरह की जो चीज़ें की जा रही हैं और जिस तरीके से मरियम साहिबा की स्पीच है
बिलावल साहब की जो बातें हैं, यहाँ पे अवाम का जो दुख दर्द है, जो अवाम के मसाइल हैं, उनकी बजाय उनके ज़ाती मामलात हैं उस तरफ वो बढ़ते हैं। उनके ज़ाती मामलात ये हैं कि जनाब अपोजिशन के हवाले से जो मुकदमात हैं, जो नैब की अमेंडमेंट हैं, इन चीज़ों के हवाले से उनकी ज़्यादा दिलचस्पी है। इस वक्त एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी अपोजिशन के पास कि अवाम को इंटैक्ट कर सकती है। अभी भी उनके पास मौका है कि जो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अवाम के अंदर एक बड़ा रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है, ख़ास तौर पर ये हुकूमत जो है इसके आने की वजह से जो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और जो मामलात हुए हैं, उस वजह से अवाम जो है वो फटने के करीब पहुंची हुई। ठीक है, ज़ाहिर आवाम इस वक्त हुकूमत से भी बहुत परेशान है। खलील साहब, वापस मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा जमील को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। उनकी आवाज़, उनकी नुमाइंदगी करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। तो जमील, ये अवाम हुकूमत से भी परेशान है, महंगाई, बेरोज़गारी, ये अवामी मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं। अपोजिशन क्या वो जो अवामी उमंगें हैं, जो अवाम के मसाइल हैं, उनकी सही तौर पर तर्जुमानी कर रही है? वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेना चाहते हैं अवामी मसाइल हल करने के लिए, या फिर जिस तरह खलील साहब ने कहा कि इनके अपने भी बहुत सारे मफादात हैं, उन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं वो? अरबाब, अच्छा पावर शो था आज क्वेटा का, लेकिन एक बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, ग्रैंड अपोजिशन हो, दोनों के बयानियों और दावों दोनों में फ़र्क है। यानी आप अपोजिशन को देख लीजिए, अपोजिशन की दो बड़ी जमातें, मैं तीसरी की बात नहीं कर रहा, एक PMLN है और दूसरी JUI-FA है। दोनों के बयानिए अलग हैं, दोनों के दावे अलग हैं। बयानिया क्या होता है? बयानिया PMLN का है कि हमारा वोट चुराया गया और गुज़िश्ता 73 साल से वोट चुराया जा रहा है, ये PMLN का बयानिया है। लेकिन PMLN के लंदन में बैठे हुए लीडर जो बार बार पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हर्जा सराई करते हैं, वो हमेशा ये कहते हुए दिखाई दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 3 दफ़ा हमें अगर हुकूमत मिली है तो अवाम के वोटों से मिली है। यानी जब आप हुकूमत में थे तो आपका जो बयानिया था वो दावे में बदला और बाद में आप अपने दावों के ऊपर भी ना कायम रह सके। ये कितनी गलत बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मतलब यही मियां नवाज शरीफ साहब अगर हुकूमत में होते हैं तो वो कुछ और बात करते हैं। अब आप ओपोजिशन में हैं, लंदन में बैठे हैं, तो आपकी बात बिल्कुल अलग हो जाती है। आपके बयानिए और आपके दावे दोनों कॉन्ट्रारी हैं। और इसी तरह से गवर्नमेंट की बात की जाए, गवर्नमेंट का बयानिया हमेशा क्या रहा? मंशूर में शामिल था कि महंगाई कम करेंगे, कीमतों में कमी होगी, लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम होगा। लेकिन अब उनके बयानिए के बरक्स आप उनके दावे चेक कर लीजिए। मतलब आप एक प्रोजेक्ट तक बना नहीं पाते। आपने BRT बनाई है वहां पर पेशावर के अंदर, वो 38 दिन के बाद दोबारा से उनकी एक बस जो है खराब हो गई रास्ते में। ये बस आपकी पिंडी में या लाहौर के अंदर खराब क्यों नहीं होती है? आई मीन आप अपनी इनकॉम्पिटेंस को तो बेहतर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि ग्रैंड अपोजिशन आपके खिलाफ खड़ी ना हो। ग्रैंड अपोजिशन जो दावे और बयानिए में तकरार करते हुए हुकूमत के या इदारों के खिलाफ खड़ी हुई है, तो उसमें किसी हद तक गवर्नमेंट का भी कसूर है कि आपने अपने इनकॉम्पिटेंट लोगों के जरिए एक माहौल प्रोवाइड किया, एक कुशन प्रोवाइड किया कि एक अपोजिशन ग्रैंड अपोजिशन की सूरत में PDM बनाए और आपके खिलाफ मूव जनरेट करे। अब बात दो चीजें यहां पर बड़ी मैं इंपॉर्टेंट कहने जा रहा हूं। एक बात तो तय है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज जिस अंदाज से इन पर्सन शरीक नहीं हुए PDM क्वेटा जलसे के अंदर, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की 2-3 चीजों के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हुई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और असद खरल साहब अगर इसको सेकंड कर सकते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन है, तो अब मेरे पास कम से कम जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक एक चीज तो ये कि इस मूव के अंदर जो हवा भरी हुई थी वो 70% हवा डिस्चार्ज हो चुकी है। 1 सेकंड, गिलगित बल्तिस्तान की सूरत में, इलेक्शन की सूरत में नेक्स्ट चांस बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी के पास होगा। सूबे की आईनी हैसियत किसी हद तक तस्लीम हो सकती है। इस बुध या जुमेरात से गवर्नमेंट के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी होंगी कैप्टन सफदर के मामले के ऊपर, जब रिपोर्ट पाकिस्तान आर्मी जारी करेगी, जो 10 दिन का उनका वादा था, और उस रिपोर्ट आने के बाद आप देखिएगा कि गवर्नमेंट मजीद मुश्किलात में जाएगी। खरल साहब से मैं इस बारे में बात कर लूं, जो आपने भी ये इंफॉर्मेशन दी है। खरल साहब, क्या वाकई बिलावल की और किसी के साथ ऐसी सेटलमेंट हुई है जो वो कोयटा नहीं आए, या फिर वाकई गिलगित बल्तिस्तान में अपनी वो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, वहां पर बिजी हैं वो? क्या मामला है? देखिए, बहुत सारी चीज़ों के एविडेंस तो नहीं होते, लेकिन जो हालात वाक़यात है उसके मुताबिक कुछ चीज़ों के ऊपर वो सामने चीज़ें हैं। अगर डॉट आप मिलाएं, एक ये है कि कराची के जलसे के अंदर आपको पता है कि बिलावल साहब ने स्टैंड लिया, जिस वजह से नवाज शरीफ साहब को वहाँ पर खिताब नहीं करने दिया।
उसके बाद पहले से मैंने कह दिया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनका फोकस इस वक्त PDM का जलसा नहीं है, उनका फोकस है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, उनके लिए ये लेसर प्रायोरिटी है और आज इसीलिए उन्होंने जो वर्चुअल खिताब वहाँ पे किया। तीसरी चीज़ है, कराची के अंदर भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जर्नैलों के ख़िलाफ़ हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, इदारों के ख़िलाफ़ बातें नहीं करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो नून लीग बयानियाँ चाहती है, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं, शायद उस तरह उस पेस के साथ उनके साथ वो नहीं चल सके और नहीं चल सकेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता ये दूरियाँ बढ़ती जाएंगी। सही। फजलुर रहमान साहब ने आज एक और बात भी की है, गिला किया है। उनका कि इदारे हमारी मोहब्बत और वफादारियाँ, इदारों को मुखातब करके, शख्सियात को मुखातब करके उनका कि हमारी भी वफादारियाँ हैं और मोहब्बत है, उसको भी याद रखें। ठीक मामला ये है, मौलाना फजलुर रहमान साहब डायलाग मांग रहे हैं इदारों से। उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी यही मामला किया कि जनाब हमारे साथ जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से आर्मी चीफ की बात हुई, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो नया बयानिया जारी हुआ था, उन्होंने कहा जी हमारे साथ इदारों के साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं और वो इदारे हमसे बैठ के बात करें। तो मामला ये है कि ये खुद एक तरफ तो जमहूरियत की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, सुपरमेसी ऑफ सिविलियन और ये सारी करते हैं। ठीक है, और फिर खुफिया मुलाकातें भी होती हैं, मुज़ाकरात की तवक्को भी लगाते हैं। फिर फौजी सरबराह से बैठने के लिए मिलते करते हैं। तो मुझे इस बात की समझ है तो फिर चलें बिलावल यहाँ इन पर्सन नहीं आए, कोयटा नहीं आए, लेकिन आगे मुल्तान, लाहौर, पेशावर किस तरह से ख़ुद को फिर वो दूर रख सकते हैं? आना तो पड़ेगा। जो APC हुई थी वो बिलावल की मेज़बानी में हुई थी, जो कराची का इतना बड़ा जलसा हुआ था वो भी बिलावल की मेज़बानी में हुआ था, उनकी जमात ने उसको होस्ट किया था। तो फिर कैसे बिलावल अपने आप को इससे अलग रख सकते हैं? अरबाब, आप ये कहावत सुनी होगी आपने कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर मुझे 1 मिनट की सिर्फ इजाजत दीजिएगा और बाद मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये वाकया हुआ कैप्टन सफदर वाला कराची के अंदर, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आर्मी चीफ से नोटिस लेने का कहा था, आपको याद होगा। उसके 2 दिन बाद मरियम औरंगजेब ने फिर आर्मी चीफ से नोटिस लेने का कहा कि कौम की बेटी के साथ ये नाइंसाफी हुई है। और आज फिर नवाज शरीफ साहब का अगर आप गौर से खिताब सुने तो फिर उन्होंने आर्मी चीफ के ऊपर हजर सराई की है। आई मीन के ये किस तरह की इनकी मेंटालिटी है कि आप फिर करते भी वही हैं जो आपको करना नहीं चाहिए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शायद इस बयानिए से अपने आप को पीछे रखें, शायद वो प्रेजेंस भी दें अपनी, बट किसी हद तक चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि इस मूव के अंदर से हवा निकल चुकी है। और एक बहुत सीनियर हमारे एंकर हैं, उनके साथ नून लीग के एक सीनियर रहनुमा बैठे, तो उन्होंने कहा कि हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे लगकर बहुत बड़ी गलती की। न्यूज़ ब्रेक भी है, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद गुफ्तगू करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ रहिए। इस तरह धमकियां देकर और डरा धमका कर ये ख्याल करना कि हमारा ये सैलाब थम जाएगा, ये तूफान रुक जाएगा, इंशाल्लाह रुकेगा नहीं इन चीज़ों से। तो बीवी शहीद की ख्वाब थी आपके लिए, मैंने वो ख्वाब पूरा करना है। सिग्नल बंद होने से आवाज बंद नहीं होती कभी, हर जलसा मुनफरिद है। आप सिलेक्टेड थे, आप सिलेक्टेड हैं। ये जाली हुक्मरान है, ये नालायक है। NRO तो अब इमरान खान को जरूरत है, NRO की और किसी को जरूरत नहीं। मेरी कब्र भी खोद देना तो मैं तब भी, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं कभी इनको माफ नहीं कर सकता। इस तरह धमकियां देकर और डरा धमका कर ये ख्याल करना कि हमारा ये सैलाब थम जाएगा, ये तूफान रुक जाएगा, इंशाल्लाह रुकेगा नहीं इन चीज़ों से। तो बीवी शहीद की ख्वाब थी आपके लिए, मैंने वो ख्वाब पूरा करना है। सिग्नल बंद होने से आवाज बंद नहीं होती कभी, हर जलसा मुनफरिद है। आप सिलेक्टेड थे, आप सिलेक्टेड हैं। ये जाली हुक्मरान है, ये नालायक है। NRO तो अब इमरान खान को जरूरत है, NRO की और किसी को जरूरत नहीं। मेरी कब्र भी खोद देना तो मैं तब भी, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं कभी इनको माफ नहीं कर सकता। तो जाहिद खान साहब, अब ये जिस तरह ये इनसाइट्स आ रही हैं, बिलावल की सेटलमेंट वाला मामला है, आज बिलावल आए भी नहीं, जिसने कई शकों को शुबात और सवालात भी खड़े कर दिए। इस तरह से फिर कैसे आपकी ये तहरीक आगे चल सकेगी अगर 2 बड़ी जमातों का बयानिया एक जैसा नहीं होगा? नून लीग, पीपल्स पार्टी जो ज़ाहिर है सबसे बड़ी जमातें हैं इस PDM इत्तेहाद की, फिर इस तहरीक की कामयाबी की गारंटी क्या होगी आपके नज़दीक?
देखिए अरबाब, ऐसा मसला ये है कि ये तो एनालिस्ट है, ये इनका मेरे से ज़्यादा वो है। मैं एक सियासी वर्कर हूँ और मेरे तकरीबन कोई 35-40 साल सियासत में हुई है। इस मुल्क के अंदर जितने भी तहरीकें चली है वो वन पॉइंट एजेंडा पे चलते हैं। वो ऐसा नहीं होते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मदगम हो जाती है और उनका बयाना ख़त्म हो जाते हैं। हर एक पार्टी का अपना अपना एक्सटेंड और अपना अपना मंशूर होते हैं, उसको चलते हैं। लेकिन मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठे अभी 26 पॉइंट्स पे ये जो पीडीएम बना था, ये 26 पॉइंट्स पे बना है। इस 26 पॉइंट्स पे जब तक अमल नहीं होगा उस वक्त तक कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ कि वो इस पीडीएम से निकल जाएगा या छोड़ देगा। उसकी मेन वजह यही होती है कि अवाम में उसकी एतमाद अपना खो जाते हैं और वो जब उसको ये प्रेशर होता है कि अवाम में उसके जो एतमाद है वो खो जाएगा, वो कभी भी इतिहास है नहीं। हाँ, इतिहास की सूरत में जब ये तहरीक चलती है और ये तहरीक कामयाबी की तरफ हमकिनार हो जाती है तो उसके बाद जाहिर है कि हर एक के अपने इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना होता है और फिर एक दूसरे के खिलाफ जाए। आप मादिर मिल्लत के इलेक्शन देके, उसके बाद आप 71 के इलेक्शन देके, आप उसके बाद 77 की भी जो तहरीकें थी या उसके बाद जो MRD की तहरीकें थी, ये सारी वन पॉइंट एजेंडा पे थे। ये नहीं था कि सारे पॉलिटिकल। देखिए MRD जब बनी, आपको पता होगा, हमें हैदराबाद ट्रिब्यूनल में हमें जेलों में डाला था और हम पे गद्दारी के केस चल रहे थे। लेकिन चूंकि जब एक डिक्टेटर आया और MRD बनी तो हम उसी पीपल पार्टी के साथ मिलकर बैठ गए थे जिसने हमें जेलों में डाला था, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, हमें इस मुल्क को, हम कहते कि इस मुल्क के अंदर जब आईन के बालादस्ती और आपकी सुप्रीमेसी आप पार्लियामेंट की नहीं होगी, ये मुल्क चल नहीं सकता। ये फेडरेशन है और ये तब चलेगा। जाहिद साहब, इस वक्त तो एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है जो कि आम इंतखाबात में आवाम का वोट लेकर, 2.25 करोड़ वोट लेकर एक जमात इस वक्त इक़्तिदार में, और आप उसके खिलाफ ये तहरीक चला रहे हैं। ये माजी की आप जिन तहरीकों की मिसाल दे रहे हैं वो तो डिक्टेटरशिप के खिलाफ चलाई गई हैं। इस वक्त तो मामला मुख्तलिफ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने देखा है तो जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ भी चली है। 27 में डिक्टेटर नहीं था, वो 77 में आपके जुल्फ़िकार भुट्टो प्राइम मिनिस्टर था। ये बात नहीं है। बात यही होती है कि आया जो जमहूरी तरीके से आए वो हुकूमत को या पार्लियामेंट को उस तरह की समझती है, आइन को समझते चलाते कि नहीं, वो आउट ऑफ द वे जाते। एक बात बताता हूँ, और जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनके पास तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। वो तो ये दो पार्टियां जो अभी साथ बैठे, एक तो चली गई है ना, ये दो पार्टी साथ बैठे, इसको हटा दे तो इनके पास कहां से मेजॉरिटी आ जाएगी? तो हुकूमत नहीं कर सकती, हुकूमत चला नहीं सकती है। तो जब मेजॉरिटी नहीं है फिर तो बड़ा सिंपल है, आप इन हाउस चेंज लाएं, तहरीक अदम एतमाद लाएं और पार्लियामेंट के अंदर फैसला कर लें। वहाँ पर फिर आप लोग नाकाम हो जाते हैं, आपके लोगों की वफादारियाँ तब्दील हो जाती हैं, जो बड़ी जमातें हैं उनके लोग गैर हाजिर हो जाते हैं। सही कह रहे हैं, आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन जब आवाम का प्रेशर होता है, जब आवाम सड़कों पे होते हैं, जब आवाम के प्रेशर पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं ना, फिर वो उसके आगे सरेंडर हो जाती है। ये जो अभी जो तहरीक चल रही है, ये तहरीक यही होगा कि आवाम का जो इस वक्त जो आवाम की मुश्किलात है उसको अगर हम सही तरीके से, जिस तरीके से पहले कुछ दोस्तों ने कहा, अगर सही तरीके से हम इसको फेस करें और सही तरीके से ये जो आवाम की मुश्किलात है ये आवाम के लिए हम लेते हैं तो आवाम का प्रेशर होगा। जब आवाम का प्रेशर होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी उधर बैठी वो खुद ब खुद उधर से हट जाएंगे और जिस दिन वो हट गई उसी दिन ये हुकूमत गिर जाएगा। तो मेरे ख्याल में ऐसा मसला नहीं है। लेकिन सबसे जो अहम मसला है, आपको इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मौजूदा इलेक्शन हुआ है या इससे पहले जो हुए हैं उस इलेक्शंस पे इतराज़ात थे, इस पे ज़्यादा थी, उससे पहले ज़्यादा थी। अभी जो इदारों की बात होती है वो तो यही होते हैं कि आइन के अंदर हर इदारे का अपना एक इदारे इख्तियार है, उसके अंदर रहते हुए किसी को इतराज़ नहीं है। लेकिन एक इदारा अगर निकल के दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत करता है तो फिर ये न जमहूरियत और न आइन और न पार्लियामेंट ये नहीं चल नहीं सकता है। इसलिए ये जो कुछ हुआ है ये 70 साल में वो तो हुआ है। लेकिन अभी इस वक्त देखें ना, आप नवाज शरीफ की तकरीर अगर मीडिया पे आप नहीं दिखाते इलेक्ट्रॉनिक्स पे, लेकिन वो सोशल मीडिया पे सारा आ जाता है, सब सुनते हैं, सारे देखते हैं। तो अब उस सूरत हाल वो नहीं है उससे जो था। यानी मैं आपको बताता हूं, जब जवाहर के खिलाफ हम एजिटेशन कर रहे थे, हम MRD बना के हम रोडों पे थे, तो दो अखबार थे, एक जंग अखबार था और एक नवाज था, उसमें खबर लगती थी भी नहीं। अभी वो चीज तो नहीं रहा ना। अभी आपके देखे ना, जब उधर से जलसा चल रहा होता है, दूसरी तरफ से उसके वजीर या उसके मशीर या जो
लोग लाए हुए हैं, उसको एक्सपीरियंस बने हुए, वो भी बात चल रही है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हालात बदल हैं और इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ एक सियासी कारकुन के नाते, कि इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पीडीएम के इस जो हिस्सा है उससे वो स्लिप नहीं हो सकते। अगर स्लिप ठीक है, कोई इस पीडीएम से अलग होने का इस वक्त नहीं सोच रहा। जाहिर साहब के वापस आने लगारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी जब यहाँ नहीं आए, वीडियो लिंक से उन्होंने खिताब किया, 20 सितंबर को उन्होंने एपीसी में सारी जमातों को दावत दी थी, कराची के बड़े जलसे को भी उन्होंने होस्ट किया। अब जब वो खुद वीडियो लिंक से खिताब कर रहे हैं तो फिर आवाम कैसे मोबिलाइज होगी? पीपल्स पार्टी का कारकुन क्यों अयूब फुटबॉल स्टेडियम आए और वहाँ जलसे का हिस्सा बने? उसे भी चाहिए कि वो घर पर बैठ कर टीवी पर ही खिताब देखे, चूँकि उनका कायद तो वीडियो लिंक से खिताब कर रहा है। देखिए, हम साजिशी थ्योरीज बनाने में हम बड़े माहिर हैं, हम उसके कहानियाँ निकालने में हम माहिर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जरदारी साहब के जो क्लोज लोग हैं उनके साथ मेरी गुफ्तगू होती रहती है और ऐसी कोई बात नहीं है कि जी वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं या इस सारी सूरत हाल में पीडीएम से कोई अलग रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अफवाहें हैं और ये एक बरसबील तज़किरा इस तरह की दास्तानें घड़ने से कुछ मिसाला शायद बन जाता होगा, लेकिन ऐसी हकीकत कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसी हकीकत। और वो पीडीएम में जिस तरह से मौजूद हैं वो इसी तरह से रहेंगे और नतायज हासिल होने तक रहेंगे। आप और हम साथ हैं। लगाई साहब, वो मौका भी तो खुद ही दे रहे हैं ना। अब कराची में मियाँ साहब को जलसे में तकरीर की इजाज़त ना करने देना, फिर अभी गिलगित बल्तिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा तवील क़याम कर लेना और वहाँ पर ना आना। कोयटा एक दिन के लिए आते, खिताब करके वापस चले जाते। अरबाब, ऐसा नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से ये ऐलान हुआ था कि उनके गले में सोजिश है। आज भी जब वो तकरीर कर रहे थे तो उनके गले में सोजिश थी, वो बात नहीं कर पा रहे थे। उनके गले में खराबी है जिसकी वजह से वो तकरीर यहाँ कराची में भी नहीं कर पाए थे और कोयटा में भी उनकी तकरीर जो थी उसके गले की खराबी की वजह से वो ज़्यादा देर तक नहीं बोल सके थे और अच्छी तरह से नहीं बोल पा रहे थे। ये बात हम भी रियलाइज़ करें, इस बात को हमें भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये कहानी जो है वो घाली जाती है, ऐसा इसमें कोई हकीकत नहीं है। पीडीएम के साथ इस वक्त जो जमातें हैं वो इंटैक्ट हैं, एक पेज पर हैं और साथ चल रही हैं। कोई पार्टी एक दूसरे को डिच नहीं कर रही है, कोई पार्टी एक दूसरे को छोड़ नहीं रही है, कोई पार्टी एक दूसरे के साथ गेम नहीं कर रही है। इस वक्त कम अज कम बिल्कुल ठीक है। मैं जाहिद खान साहब की एक बात का वो करना चाहता था, इसलिए कि उनका बड़ा एहतराम है, बहुत इज्जत है और मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी जिद्दोजहद की भी, उनकी पार्टी की जिद्दोजहद की। लेकिन उन्होंने एक जो रेफरेंस दिए हैं पीएनए की मूवमेंट के बारे में और भुट्टो साहब, ये बिल्कुल ठीक है कि भुट्टो साहब का नेशनल अवामी पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन तारीख की एक बड़ी गलती थी, ये बात बिल्कुल सही है। और उनकी हुकूमतों का खात्मा भी एक बड़ी गलती थी जिसके नतीजे में मार्शल लॉ आया है। लेकिन ये कहना कि ये अवामी मूवमेंट थी, ये खालिस्तान इस्टेब्लिश की मूवमेंट थी और अमेरिका की हिमायत से हो रही थी और यहाँ पर डॉलर जो है 6 रुपए का मिल रहा था और उस ज़माने की ये सारी दुनिया के सामने ये शवाहिद मौजूद हैं। और ये तो उस वक्त बहरहाल जेलों में थे और जो इनके लोग बाहर थे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे। अगर इस पर बहस होगी तो मैं जाहिद खान साहब मेरे भाई हैं, उनके साथ बहस करने में कोई मसला नहीं है, मैं बहस उनके साथ कर सकता हूँ कि किस तरह से गेम हो रहा था और कौन कौन लोग गेम में क्या क्या किरदार अदा कर रहे थे, कौन लोग जाते थे जो रात को जनरल ज़िया-उल-हक से मुलाकातें करते थे और किस तरह से जाकर उनसे बातें होती थी। ये सारी बातें जो है अब राज नहीं रही हैं। तो ये कहना कि वो अवामी, हाँ, एमआरडी की मूवमेंट अवामी मूवमेंट थी, खालिस्तान अवामी मूवमेंट थी और जाहिद खान की पार्टी ने बैकआउट किया था और बन्नू रेजोल्यूशन का हवाला देकर बिलोर साहब ने और अब्दुल खालिक खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग, जबकि उनकी पार्टी एमआरडी की लीडर थी, जबकि उनकी पार्टी लीड कर रही थी और उनके पार्टी के सरबराह जो थे वो एमआरडी के कन्वीनर थे। बेचारे कन्वीनर को जबकि 4 सूबों के होम सेक्रेटरीज ने ऐलान कर दिया था कि हमारे सूबे में 17 शेरबाज मजारी दाखिल नहीं हो सकते, तो उनकी पार्टी ने उनको छोड़ दिया था, वो जेल में चले गए थे और एक अरसे तक वो वहाँ रहे हैं। लेकिन ये बातें तारीख की बातें, हमें इस तरह नहीं जाना चाहिए या स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। तो पीएनए की मूवमेंट जो थी उसको हम अवामी मूवमेंट या बहुत बड़ा वो नहीं कह सकते। उसके बाद भी भुट्टो साहब की पार्टी किसी भी सूरत में दोबारा इलेक्शन जीत सकती थी और जीती थी। उसके बाद मार्शल के बाद धांधली के बावजूद, मैनेजमेंट के बावजूद और उसके जो मैनोवर किया गया इलेक्शन को, उसके बावजूद जिसका खुद ऐलान बताया था जनरल हमीद गुल ने कि हमने किस तरह मैनेज किया था, किस तरह से हमने कट टू साइज किया था, ये सारी चीज़ें हम सामने रिकॉर्ड में आ चुके हैं।
तो ये बात नहीं करते। लेकिन ये कि पीडीएम टूट रहा है या पीडीएम में रिफ्ट आ चुके हैं या पीडीएम में बिलावज में अपना रास्ता निकाल रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। उनका पहले से शेड्यूल था, उन्होंने कहा हुआ था कि मैं इस जलसे में नहीं हूँगा, ऐलान पहले से हो चुका था। ये नहीं है कि ऐलान पहले से नहीं हुआ था, उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि मैं वहाँ से ये भी कहा था कि वीडियो लिंक से खिताब करूंगा या अगर मुझे जहाज मिल गया तो मैं जहाज लेकर वहां पहुंचूंगा। लेकिन जाहिर है जलसा तो बहुत जल्दी ही खत्म हुआ है और वहां सर्दी की वजह से 7 बजने में 3 मिनट पहले ही जलसा खत्म हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर खत्म हुई और उसके बाद जलसा खत्म हो गया। तो इसको हमने ये गिने कि जी खत्म हो रहा है, टूट रही है पीडीएम, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसी आपके ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। तो जाहिर खान साहब, आप लगाई साहब की बात पर कोई रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर मैं असद खरल साहब की तरफ जाता हूँ। जी, लगारी साहब का मैं एहतराम करता हूँ। लगारी साहब ने मेरे बात नहीं समझी शायद। मैंने तो ये कहा था कि इसके बावजूद भी कि हमारी और उनकी पीपल पार्टी के बीच में बहुत तलखियाँ थी। मैं अपनी स्टूडेंट्स लाइफ की बात करता हूँ। मैं 74 में कॉलेज में था, मेरे कॉलेज में बम फटा, मुझे 3 महीने टॉर्चर सेल में रखा गया। लेकिन चूंकि जब हमारी लीडरशिप, पीपल पार्टी की लीडरशिप इक़्तिदार से हट गई और उनकी भुट्टो साहब जेल में चला गया और फिर बेगम नसरत भुट्टो आई वली खान बाबा के पास, तो वली खान बाबा ने कहा था कि वो बातें खत्म होगी क्योंकि इस मुल्क में बगैर जमहूरी निज़ाम के मुल्क चल नहीं सकता, हम आपका साथ दे रहे हैं। और फिर हमने साथ दिया। मैंने कहा कि हमने वो अपने जख्म बुला दिए। मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि इधर बयानिया कोई एक है तो दूसरा है तो इसलिए होगा, लेकिन बयानिया नहीं होती है। असल ये होता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपने एक मंशूर होता है, अपना एक तरीकाकार होता है, लेकिन जब मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठी हो जाती है तो फिर जो भी एक ठीक है, फिर बयान ये पीछे रह जाते हैं, तहरीक होती है, फिर तहरीक का एक मकसद होता है, ये कहने जाहिर साहब। जी बिल्कुल, मेरा मकसद ये कि वो एक तहरीक का हिस्सा हो। ठीक है, तहरीक में भी हुआ था कि आपको पता है कि 4 अप्रैल 1989 को भुट्टो साहब की फांसी होती है और 80 में एक्टिविटी शुरू होती है कि नया अलायंस बनाना है। तो ये सारे लोग मिल बैठे थे, बेगम नुसरत भुट्टो, खान अब्दुल वली खान, एयर मार्शल असगर खान, नवाबदार नसरुल्लाह खान, मुफ्ती महमूद, ये सारी लीडरशिप मिलकर बैठी थी इस हालत में कि मुफ्ती महमूद साहब की पार्टी उस वक्त हुकूमत में थी, मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब की पार्टी हुकूमत में थी जब भुट्टो साहब को फांसी हुई, और नवाबदार नसरुल्लाह खान की पार्टी हुकूमत में थी। उसके बाद वजारतें थी जब उनको जो है वो हुई थी, ये मुस्लिम लीग हुकूमत में थी उस वक्त और जमात इस्लामी हुकूमत में थी। इनके पास वजारतें थी। जब भुट्टो साहब को फांसी हुई है तो इनके लोग वजीर बने। उसके बाद एनपी और अजहर खान नहीं था, एनपी नहीं थी और अजहर खान नहीं था, बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी गई थी। मुझे मालूम है, मेरे सामने की बातें हैं। ना एएनपी गई थी, ना एयर मार्शल असगर खान गए थे, मौलाना नूरानी नहीं गए थे। मौलाना नूरानी की पार्टी टूट गई थी, लेकिन मौलाना नूरानी खुद नहीं गए थे, उनके कुछ लोग टूट कर गए थे, लेकिन बाकी 4 जमातें गई थी। ये 5वीं नूरानी साहब की जमात है। ये तो सामने की बातें हैं ना हमारे। ठीक है, चलें जरा आगे की तरफ जरा चलते हैं। खरल साहब, अब ये 3 जलसे हो चुके हैं। गुजरावाला वाला जब जलसा हुआ, अगले दिन वज़ीर आज़म खुद आए, बड़ा उन्होंने एक जवाब दिया, कहा कि एक बदला हुआ इमरान खान इस वक्त अब देखने को मिलेगा अपोजिशन को। जब दूसरा जलसा हुआ कराची में, फिर वो कैप्टन सफदर वाला सीन हुआ। अब ये तीसरा जलसा हुआ, आज भी हमने देखा सारा दिन वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि इस तहरीक से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको सीरियस नहीं ले रहे, फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जवाबात भी बड़े उसी ज़ोर के साथ आ रहे होते हैं जिस तरह से जलसों में जिस तरह बयानिया होता है अपोजिशन का। तो ये हुकूमत के इस वक्त बयानी में भी एक तज़ाद दिखाई दे रहा है कि अंदर से ऐसा लग रहा है कि डरे हुए भी हैं और फिर बज़ाहिर ये भी दिखा रहे हैं कि नहीं जी हम तो इसको सीरियस नहीं ले रहे। डेंट कहीं लग रहा है हुकूमत को इन जलसों से और इस तहरीक से? खरल साहब देखिए, हुकूमत जो प्रैक्टिकल जो सूरत हाल है, हुकूमत इन जलसों से ना भी डरे तो आवाम का जो गैज़ो गज़ब है, जिस तरीके से आवाम जो है परेशान है, जिस तरह बदहाल है आवाम, जो हुकूमत जो है डिलीवर कर नहीं सकी, दावे जो इमरान खान साहब ने किए थे, जिस बेस पे लोगों ने उनको वोट दिया, कोई एक भी आप देखें कि उसमें कोई परफॉर्मेंस में वो कामयाब नहीं हो सके। दूसरी जानब एक और मामला है, ये जो अपोजिशन की जो तहरीक है पीडीएम, मुझे ये समझ नहीं आई इसका मुतालबा क्या है। पड़ेगा। सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, 3 जलसे अपोजिशन अब ये कर चुकी है, 3 जलसे बाकी हैं, जलसे हो जाएंगे उसके बाद आप लोग फिर रैलियाँ निकालेंगे, तो हुकूमत कैसे जाएगी? जो मकसद है आपका वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेना, कैसे लेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से तो जितना बड़े ये माशाअल्लाह रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं तादाद भी, और हमारी जो है वो क़यादत की पार्टिसिपेशन भी बढ़ती जा रही है, और हमारी यूनिटी में भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा
जो है वो ये गानगत आ रही है और रिस्पॉन्स भी आवाम का जो है वो भरपूर अंदाज से आ रहा है। मेरे ख्याल में तो ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बिफोर वी गो टू दी वो धरने या जुलूस या वो प्रोसेशन की हद तक नौबत ही नहीं आएगी। ये हुकूमत पहले ही क्रम्बल हो जाएगी उससे पहले। जी 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 देखिए, बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत की जो बैड गवर्नेंस है और जो महंगाई का एक सैलाब है और ये जो सुनामी ये करते तो हैं, कहते तो हैं, लेकिन अब देखेंगे कि ये सुनामी अवाम की सुनामी किस तरह इनको खुशो खासाब की तरह बहा के ले जाती है। और जहाँ तक ताल्लुक है, अब एक डिफाइनिंग मोमेंट आ गया है हमारी ये जो है मुल्क की जो है इसमें तारीख में, हिस्ट्री में। तो डिफाइनिंग मोमेंट में मेरे ख्याल में अब ये तय हो जाना चाहिए। खुदा साहब, आप कह रहे हैं कि क़यादत बढ़ती जा रही है। आज हमने स्टेज पे देखा, बिलावल साहब स्टेज पे तो मौजूद नहीं थे, तो कराची की निस्बत कोयटा में जो क़यादत थी पीडीएम की, वो स्टेज पर उसका वेटेज थोड़ा कम था। चूँकि बिलावल साहब ने तो आज वीडियो लिंक से खिताब किया। क्या ये तहरीक उनकी प्रायोरिटी नहीं है? गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है इस वक्त बिलावल साहब पीपल्स पार्टी के लिए? नहीं, देखिए, इलेक्शन तो गिलगित बल्तिस्तान का जो है उसकी अहमियत अपनी है। और दूसरी बात ये है कि ये रोज रोज तो इलेक्शन नहीं होता है। तो ये इलेक्शन जो है ये जाहिर है कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारे बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं। ये हमारी जो वहाँ हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, जो पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी है, जो पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत है, उसको उसमें बिल्कुल हम नहीं चाहते कि किसी अंदाज से भी कोई कमजोरी या कमी आए। तो इसलिए हमने उसको तरजीह दी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की, क्या उसका सब्सटेंस आप देखें तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बातें की हैं वो पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी की है। और उसमें जो है यकीनन अगर मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे की है तो इसका वेटेज अगर आप देखें तो मुकम्मल उनकी पार्टिसिपेशन हुई है। इसमें ये कहना कि चूंकि वीडियो लिंक से हुई है तो कोई कमी या कमजोरी आ गई है, माजरत के साथ माफ कीजिएगा, ये शायद हुकूमती जो माशाल्लाह बहुत सारे उनके एडवाइजर और उनके सना खान लगे हुए हैं, अगर वो कहें तो तब तो समझ आती है कि वो तो हर चीज को ही कहते हैं कि ये जो है ड्रामा है, मजाक है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन बीच में से उनको भी जो बुखलाहट है उनकी नजर आती है। साहब, ये सवालात ये वहाँ से शुरू हुए थे ना, जब कराची जलसे में ऐन मौके पर मियाँ साहब का खिताब नहीं हुआ, बिलावल साहब और मौलाना साहब की आपस में कोई मीटिंग भी हुई थी, उसमें शायद ये तय हुआ, फिर मरियम साहिबा तक ये पैगाम पहुँचा, तो वहीं से सवालात खड़े होना शुरू हो गए थे कि वो जो बयानिया है उससे एक रोज़ पहले बिलावल साहब ये कह भी चुके थे कि खिताबात में जनरल्स का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। तो वो ऐसा लग रहा है कि बयानिए से बिलावल साहब एक डिस्टेंस इख्तियार कर रहे हैं, जो नून लीग और खासतौर पर मियाँ साहब का बयानिया है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है। आज बड़ा वाज़ेह है, सारी जमातों का बशमूल हमारे जो इस वक्त सदर हैं पीडीएम के मौलाना फजलुर रहमान का, उनका बड़ा वाज़ेह सभी का है कि देखें हमारी किसी इदारे के साथ कोई ऐसा तसादम नहीं है। इदारे किसी जमात के नहीं है, किसी हुकूमत के नहीं है, इदारे रियासत के हैं, इदारे पाकिस्तान के हैं। हम तमाम इदारों को चाहते हैं वो मजबूत बने, तमाम इदारों को चाहते हैं वो आइन के जो है दायरा हदूद के अंदर रहते हुए काम करें। हम उनकी इज्जत चाहते हैं, हम उनकी तकरीम चाहते हैं, हम चाहते हैं हर कोई एक दूसरे के साथ हम आहंगी के साथ बामी इत्तेहाद और इत्तेफाक और यगानत के साथ काम करे। तो उसी में हम समझते हैं कि रियासत की मजबूती मुज़फ़र है। तो इसमें कोई ऐसा शायबा नहीं है। जब भी कोई इदारे के सरबराह हो या कोई अफराद हो, अगर वो तजावज़ करते हैं उस पर एतराज़ है, और उस पर मैं समझता हूँ कि सभी का इत्तेफाक है, उसमें कोई किसी का इख्तलाफ नहीं है। आप नाम लें या नाम ना लें, सभी को नजर आ रहा है। अगर आप शुरू होते हैं अयूब खान से और याया खान से और जो है ज़ियाउल हक से और जनरल परवेज मुशर्रफ से, और इस तरह आप शुरू होते तो आप उनमें से अफराद की बात करते हैं। इदारा तो हमारे लिए
काबिल तकरीम है, इसलिए कि वो कुर्बानी देते हैं, वो जानों के नजराने। आप कह रहे हैं कि अफराद की बात होती है, इदारा तकरीम अपनी जगह पर है, लेकिन बिलावल साहब तो अफराद के ही नाम लेने से मना करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि नाम ना लिया जाए। मैं कब कह रहा हूँ नाम मत लें, लेकिन सभी क्यों किया इसमें कोई इबाम की बात है, कोई किसी को शक और शायबे की बात है, शुबा की बात है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नाम नहीं लेना चाहिए, ये अपनी जगह पर है कि किसी की भी आप जो है इज्जत नफ्स को मजरूर न करें। ये हमारा आइन का आर्टिकल 14 भी कहता है, 14 भी कहता है डिफाइनिंग मोमेंट है, आपको तय करना। ठीक है, चलें, आप कह रहे हैं कि डिफाइनिंग मोमेंट है। लतीफ़ खोसा साहब, बहुत बहुत कम है और हुकूमत का नहीं बल्कि इस वक्त इस ट्रांसमिशन का, चूंकि इसके बाद न्यूज़ ब्रेक भी है। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद गुफ्तगू करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ रहिए।